नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में हमारी बेहद खास पेशकश जो हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं। और आज भी एक बार फिर से बाजार की बात होगी, आपके लिए कमाई की बात होगी। प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से आप दर्शकों को सबसे पहले आप जो अमृतसर गए थे वहाँ पर उन्होंने आपको बहुत रिकमेंडेशंस दी थी और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी आया था कि कहाँ कहाँ जाकर अच्छा खाना खाया जा सकता है, घूमा फिरा जा सकता है। शायद उसके बारे में मैं पहले जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ रिस्पॉन्स आया था, कहाँ कहाँ जा पाए आप? कविता जी, आप नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, जो हमें रिस्पांस मिला था वहाँ पर कई लोगों ने कई चीज़ें रिकमेंड करी थी। जी। और अमृतसर में जो खान पान है बिल्कुल। वह एकदम अब समझ में आता है कि भाई उसको फूड कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं। हालांकि गर्मी बहुत थी। अच्छा। इवेंट एट अ टाइम जहाँ पे हॉट वो कहते हैं ना हीट वेव चल रही थी हाँ, उस समय। हाँ। तो मौसम बहुत अच्छा नहीं था, मगर आप एक ठंडी लस्सी जब पीते हैं इतनी गर्मी के अंदर, उसका जो मजा है कुछ और ही है। वी वेंट क्लोजर टू गोल्डन टेम्पल। मैं विक्रम हमारे सहयोगी गोल्डन टेम्पल के अंदर तो नहीं गए थे, मगर वहाँ पर हमने देखा कि भाई किस प्रकार का एक माहौल है और जो आपको जो वाइब्स वहाँ पर आती हैं कि उस गोल्डन टेम्पल के अंदर ही नहीं, गोल्डन टेम्पल के आसपास भी आपको किस प्रकार की एनर्जी महसूस होती है। मगर मैं तो अब मेरा अमृतसर का पहला विजिट था। अच्छा। और मैं दोबारा जरूर जाना चाहता हूँ। हाँ। और दोबारा जाकर के खाना जरूर चाहता हूँ, बिकॉज मुझे जो लिस्ट है, मेरे पास लंबी लिस्ट है। हाँ। और हम सिर्फ 2 जगह ही जा पाए थे। हाँ, चलिए, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसी बहुत लंबी लिस्ट आपकी बनेगी और रिकमेंडेशंस लगातार आ रही हैं लोगों की, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। इनफैक्ट आपके सवाल भी आ रहे हैं, तो आज उन्हीं सब सवालों को रखते हैं सामने निकुंज जी के। तो धमाकेदार हफ्ता, ठीक है, बम्पर बाजार ने अपना पुराना रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड बना दिया इनफैक्ट। और अभी भी लगता है कि जो पार्टी फिलहाल दिखाई दे रही है वो आगे भी चलेगी। सबके जहन में एक ही सवाल है। देखिए, जब बाजार गिरता है तो सब गिरावट को लेकर परेशान रहते हैं कि अच्छा और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। जब ऊपर जाता है तब भी परेशान रहते हैं कि और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। तो यही सवाल है, अब ऊपर जाएगा कितना? देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर जब प्राइस ऊपर जाते हैं तो डिमांड ज़्यादा आती है। हाँ। आप एक ग्राहक हैं क्योंकि आप शेयर बाजार में खरीदारी करते हैं। हाँ। और आप बिजनेसेस को सस्ते में लेना चाहते हैं। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो अगर सेल लगती है तो आप उत्साहित होते हैं। जब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे सेल आती है आप खुश होते हैं। हाँ। आप उसका वेट करते हैं। मगर शेयर बाजार के अंदर जब सेल लगती है तो इंसान इन्वेस्ट नहीं करता है। और जब यहाँ पर MRP से ज़्यादा पे माल मिलता है तो आप ज़्यादा उत्साहित होती है। तो शेयर बाजार का एक कायदा है। हाँ। मगर हमें ये समझना चाहिए, जो मैं कई समय से बता रहा हूँ, दैट जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन हायर इट डज नॉट मीन दे विल कम लोअर। निफ्टी 19,000 के ऊपर है, जी हाँ। मगर पूरे साल में अगर आप देखें तो निफ्टी में चेंज क्या है? केवल 5% का चेंज है। पूरे साल के अंदर जो मार्केट के अंदर जो रुख रहा है, बहुत तेजी का रुख नहीं रहा है। 1 सेकंड, जी हाँ, अप्रैल मई जून के अंदर आप देखिए तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर है। 10% से ज़्यादा निफ्टी बढ़ा है, 15% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स बढ़ा है, 20% से ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा है। मगर अगर आप 52 वीक चेंज देखें, आप YTD परफॉर्मेंस देखें, तो मार्केट अभी बहुत ज़बरदस्त यूफोरिक मोड में नहीं आया है। देखिए, मार्केट नहीं आया है। मार्केट यूफोरिया में कब आएगा? मार्केट यूफोरिया में जब आएगा जब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, अर्निंग्स में धीमापन रहेगा। मार्केट यूफोरिया में जब आएगा जब मार्केट के अंदर सप्लाई ज़बरदस्त बढ़ जाएगी और उसके अंदर डिमांड जो है कम हो जाएगी। मार्केट कब करेक्ट होगा? जब मैक्रो में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, कोविड, यूक्रेन वॉर, इन चीज़ों को लेकर के जो मैं आज नहीं पता है वो आ जाती है, तो उनको लेकर के मार्केट करेक्ट होता है। या फिर मूल्यांकन मार्केट का बेहिसाब हो जाता है। ओके। तो मार्केट का मूल्यांकन इस समय बेहिसाब नहीं है। अगर आप, हम कैसे क्यों बोल रहे हैं, हम इतनी स्पष्टता से क्यों बोल सकते हैं? एक सिंपल बुनियादी नंबर है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं संक्षिप्त में रखता हूँ, P मल्टीपल। हाँ। P मल्टीपल जो सेंसेक्स और निफ्टी का है, खास करके निफ्टी का, इस समय अपने 5 ईयर एवरेज से कम है। और जो पीक होता है वह 22-23 पर होता है, हम अभी 18-19 के आसपास है। तो मार्केट वैल्यूएशन के पैरामीटर पे इस समय पीक नहीं हुआ है। सेकंड, सप्लाई, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। QIPs चालू हो चुके हैं, IPOs चालू हो चुके हैं, प्रोमोटर ब्लॉक्स चालू हो चुके हैं। अगर यह रुख बना रहेगा जुलाई के अंदर तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट मार्केट थोड़ा पॉज मोड में आ जाए या फिर थोड़ा रिट्रीट हो जाए। इस मार्केट के लिए इस समय जो रिस्क है वो सप्लाई रिस्क है। अच्छा। ना कि फंडामेंटल वैल्यूएशन रिस्क है। अच्छा, तो अमूमन ऐतिहासिक तौर पे अगर हम देखें तो जुलाई का महीना जो है वो कैसे रहता है? तो जो हिस्ट्री है हमें बड़ी अच्छी चीज़ बताती है। और हमने क्या करा है, ET Now स्वदेश के दर्शकों के लिए डेटा हम दिखाएंगे कि
जुलाई का जो महीना रहता है एक कोइंसिडेंस बोलें या फिर आप एक उसको बोल सकते हैं कि एक अर्निंग सीजन का इम्पैक्ट रहता है। पिछले 11 जुलाई में से 9 महीने जुलाई के जो रहे हैं वो ऊपर बंद हुए, और कोविड के साल में भी 2020 का आप आंकड़ा देखेंगे तो जुलाई ऊपर जाकर के बंद हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 कविता जी, मानने वाली बात यह है कि इस बार जुलाई में हमें क्या डिफरेंस मिल सकता है। हाँ। तो जुलाई में 3 बड़े प्रमुख कारण रहेंगे। नंबर 1, अर्निंग सीजन, अर्निंग्स आने वाली है, इसका असर क्या रहेगा, क्योंकि इस बार मार्केट के एक्सपेक्टेशंस आईटी को हटा करके अर्निंग सीजन से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं अगर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो गिरावट ज़्यादा आएगी। दूसरा, मॉनसून, हालांकि बारिश आ गई है, छाते निकल गए हैं, दिल्ली में भी वेट मॉनसून है, मॉनसून का प्रोग्रेशन इस समय बहुत अच्छा है, मगर क्या डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, जुलाई के एंड तक हमें पता लग जाएगा कि भारत के लिए यह साल अच्छा है बुरा रहा है। हाँ। तो एक मूविंग पार्ट है। और तीसरा, फेड हमें लगता है कि जुलाई में आकर के रेट बढ़ा सकता है। अगर फेड ये बढ़ाएगा तो मार्केट के लिए सरप्राइज तो नहीं रहेगा, मगर एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड इवेंट रह सकता है। हाँ, तो ये बिल्कुल। 3 जो फैक्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है। मगर मेरा मानना है कि जुलाई का जो महीना है हिस्टोरिकली अच्छा रहा है, तो क्या ये जुलाई का महीना भी अच्छा रह सकता है? उम्मीद तो है। उम्मीद तो है। मुझे उम्मीद क्यों लग रही है, बिकॉज आप देखिए कि जो एक रथ होता है ना, उसमें 4 घोड़े होते हैं। हाँ। जो भारतीय शेयर बाजार का जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसके 4 घोड़े कौन है? HDFC बैंक, हाँ। इन्फोसिस, रिलायंस और कुछ हद तक मैं बोलूँगा ITC। ओके। ITC में चाल अच्छी है, इस समय रिलायंस में चाल नहीं है, HDFC बैंक में चाल आ चुकी है और इन्फोसिस के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर इस रथ के 2 घोड़े भी भागने लग गए या 3 घोड़े भी भागने लग गए तो रफ्तार पूरी आएगी। बिल्कुल। तो अभी मुझे लग रहा है कि गुंजाइश ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। HDFC का आपने जिक्र किया है, इसमें जो चाल फिलहाल दिखाई दे रही है ये और कितनी लंबी जा सकती है? काफ़ी दमदार चाल। देखिए HDFC बैंक जो है और HDFC लिमिटेड जो है ना, HDFC लिमिटेड की हिस्ट्री 1995 की है, हाँ। 1995। तो 1995 5 वहाँ 23 यहाँ, 28 साल की हिस्ट्री है। और क्या ये काम करती है? आपको होम लोन देती है, बिल्कुल। बड़ा सिस्टम है भाई। आपकी जो घर की वैल्यू है उसका 80% पर आपको लोन देते हैं। आपने लोन नहीं दिया, घर वापस ले लेंगे। कितना सिंपल बिजनेस है। बिल्कुल। मगर जो स्टॉक है और 270% ऊपर गया है, 27% नहीं, हाँ। 270% HDFC बैंक ऊपर गया है। अगर आप HDFC बैंक में डटे रहें, HDFC लिमिटेड में, HDFC बैंक के अंदर भी फ्रॉम इंसेप्शन 100x से ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ है। तो क्या पिछले 20 साल में 100x अप्रिसिएशन हुआ है, आने वाले 20 साल में 100x अप्रिसिएशन होगा? जी नहीं। मगर क्या HDFC बैंक की जो शाखा है, मतलब मैं ब्रांच नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बैंक के बिजनेस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस, हाँ। AMC, फिर लोन, फिर अब HDFC की वजह से उनके पास होम लोन का एडवांटेज आ जाएगा, वो काफ़ी मजबूत हैं। हाँ। तो क्या हाँ, HDFC बैंक आने वाले समय में 3-4 नहीं तो 4 से 5 साल में अपनी बैलेंस शीट डबल कर सकता है? कर सकता है। HDFC बैंक की मार्केट लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा है। ओके। रिटेल लीडरशिप, टेक्नोलॉजी में लीडरशिप, कासा की लीडरशिप यानी लायबिलिटी की लीडरशिप, कार लोन में, मगर होम लोन में नहीं है। हाँ। HDFC लिमिटेड आने के बाद क्या वो लीडरशिप आ सकती है? बिल्कुल। क्या वो मार्केट शेयर 15 से 20% कर सकते हैं? तो अगर ये इन्होंने कर लिया तो इनके पौ 12-25 हो जाएंगे। वाह। तो ये एक लंबी अवधि के लायक रखने लायक शेयर है। तो ये तो हो गया 3 से 5 साल। हाँ। बढ़ो बदलो देश के साथ, 18 के साथ रहो, राइज विद इंडिया, HDFC बैंक में बाबू टिके रहो। बिल्कुल। आजकल मत देखो, आने वाला परसों देखो। हाँ। मगर शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि HDFC बैंक में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। कमा के दे सकता है आपको। अब क्या होगा कविता जी, HDFC बैंक का विलय हो जाएगा, मर्जर, उसके बाद निफ्टी में चेंजेस आएंगे। निफ्टी में 50 शेयर हैं, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड तो एक हो गया, तो भाई एक सीट खाली हो गई। हाँ। हाँ, बिल्कुल। एक सीट खाली हो गई, हाँ। तो ये मिडिल ऑफ द सीरीज में होगी, हाँ। जुलाई में हो जाएगी। हाँ। तो एक कौन सा शेयर आएगा सेंसेक्स और निफ्टी में? एक है, एक बड़ा प्रश्न है जुलाई के लिए। दूसरा, इनकी कौन सा आ combined- सकता है? स्ट्रीट्स क्या कह रही हैं? आपको क्या अंदेशा समझ? देखिए, लोग JSW स्टील की सेंसेक्स में बात कर रहे हैं अच्छा। और LT माइंट्री Mindtree की बात कर रहे हैं, वो निफ्टी में आएगा। इंडिया में क्या है कविता जी की जो इंडेक्स फंड है बड़े नहीं है। निफ्टी डोमिनेटेड फंड्स जो US में इतने बड़े यहाँ पर नहीं है। पैसिव इन्वेस्टिंग इज नॉट बिग इन इंडिया। हाँ। तो हाँ। हाँ। इम्पैक्ट सीधा नहीं देखने को मिलेगा, मगर जी हाँ, अच्छा। निफ्टी में एक नया खिलाड़ी आ जाएगा, सेंसेक्स में एक नया प्लेयर आ जाएगा। हाँ। तो एक वह चेंज रहेगा। तीसरा, FNO में क्या होगा,
क्योंकि मिडिल ऑफ द सीरीज के अंदर चेंज आ रहा है तो वर्क चेंज आएगा। एक और हमें समझना पड़ेगा कि आपको HDFC लिमिटेड से होम लोन है तो क्या आपको फिर पेपर वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि लिमिटेड टू बैंक में आप पेपर वर्क कर रहे हैं, वो समझना पड़ेगा। आपने HDFC बैंक लिमिटेड में अगर फिक्स डिपॉजिट खोला है तो क्या आपका फिक्स डिपॉजिट दोबारा रिप्राइस होगा? शायद आपने भी इस पे बात करी थी। तो यह सब एक इंटरेस्टिंग चर्चा का विषय रहेगा आने वाले कुछ समय के लिए। बिल्कुल, खासतौर से जो लोन धारक हैं, क्योंकि HDFC लिमिटेड की जो बेंचमार्किंग थी BPLR के तहत थी, HDFC बैंक की EBLR की तरफ है, तो आपका रेपो रेट से लिंक हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं जो बैंक्स भी अपने कम्युनिकेशन में ग्राहकों को ये बारे में बताएंगे कि क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आने वाले वक्त में अगर आप HDFC लिमिटेड के ग्राहक हैं तो आपको बैंक से क्या कम्युनिकेशन आ रही है, क्या ईमेल्स आ रहे हैं, इन सब पे थोड़ा सा आपको गौर देना है। लेकिन चर्चा को एक और बात है, HDFC लिमिटेड की इस हफ्ते आखिरी बोर्ड HDFC लिमिटेड की इस हफ्ते आखिरी बोर्ड मीटिंग हुई है। अच्छा, दीपक पारेख साहब रिटायर हो चुके हैं, हो जाएंगे। KK मिस्त्री साहब भी अब एक वाइस चेयरमैन थे, ही विल नॉट बी इन एन एग्जीक्यूटिव रोल। तो ये दो महादिग्गज हैं जिन्होंने भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर की रुख बदली है। बिल्कुल। आज से 30 साल पहले इंडियन मार्केट वॉज डोमिनेटेड बाय PSU बैंक्स, चिट फंड्स, लोन शार्क्स, जिसे हम कहते थे कि लोग ब्याज पर पैसा लेते थे, हाई इंटरेस्ट रेट लेते थे। यहाँ पर एक कंपनी आई जिसने इट इज़ सो अमेजिंग व्हाट वर्क दे हैव डन, बिकॉज इन्होंने लोगों के सपने साकार करे। बिल्कुल। देखिए, पैसा लिकर कंपनीज भी बनाती हैं, फार्मा कंपनीज भी बनाती हैं, डिफेंस कंपनीज भी बनाती हैं। तो डिफेंस के अंदर तो आप गोला बारूद दे रहे हो भाई, मगर यहाँ आपने लोगों को होम लोन दिया है। मैंने भी एक होम लोन HDFC से लिया अपने सपनों के घर के लिए। तो एक मिसाल है कि एक केस स्टडी है कि इतनी लंबी अवधि में कोई स्कैम नहीं निकला, कोई बड़े मैनेजमेंट चेंजेस नहीं हुए, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। हिंदुस्तान में 2000 हुआ, 2008 हुआ, 2012 हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मगर कभी भी इस बैंक इस HDFC लिमिटेड जैसी फ्रेंचाइज ने डिसअपॉइंट नहीं करा। और उसी फ्रेंचाइज ने HDFC बैंक क्रिएट करा, HDFC लाइफ क्रिएट करा, क्रेडेला जैसा कंपनी क्रिएट करा और HDFC AMC क्रिएट करा। तो एक कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षर से भी बड़ा कुछ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से HDFC लिमिटेड। बिल्कुल। तो एक होता है इंसान का चरित्र और कंपनियों के मामले में भी उनका चरित्र या उनके फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं, ये काफी मायने रखता है। मैनेजमेंट ही कंपनी का चरित्र बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। द पीपल हु रन द कंपनी आर द वंस हु एसेंशियली पुट द प्रिंसिपल्स। तो कविता जी कैसी हैं, निकुंज कैसे हैं, ये हमारा नेचर ही बताएगा हम लोगों से कैसे डील करते हैं, कस्टमर से कैसे डील करते हैं और वाद विवाद कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल, और यही आपको एक भरोसेमंद मैनेजमेंट का सबूत भी दिलाती है। लेकिन चर्चा को थोड़ा सा मानसून की ओर मैं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ चर्चा में हम सवाल ही कर रहे थे कि कब आएगा, बरसेगा, और अब तो बहुत बढ़िया बरस रहा है। हालांकि काफ़ी पैची है अभी भी जो हम बरसात देख रहे हैं, सब जगह सामान्य एक जैसी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो मॉनसून को लेकर चिंताएं थी वो छठा खत्म, ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, मॉनसून देर आया मगर दुरुस्त आया, क्योंकि जो आने के बाद बॉम्बे में जो मैं आंकड़े देख रहा था, एक हफ्ते के अंदर जो रेनफॉल है एवरेज से ज़्यादा है। हाँ। मैं देख रहा था कि जून का जो भी डेफिसिट है फर्स्ट वीक ऑफ लास्ट 4-5 दिन में काफ़ी रिकवर हो चुका है। जी। दिल्ली बॉम्बे में आफ्टर 1961 के बाद पहली बार हुआ है कि मानसून एक ही समय में आया। तो नॉर्थ में तो समस्या नहीं है, मगर वेजिटेबल प्राइसेस ऊपर है। बिल्कुल, मुझे पता लगा टमाटर के दाम 120 रुपये है, वेजिटेबल प्राइसेस भी ऊपर समय जा रही हैं। तो अगर मानसून नहीं बढ़ता है तो लफड़ा तो है, गड़बड़ तो है, मगर उम्मीद करते हैं कि इसका देर आया दुरुस्त आया प्रोग्रेशन रहेगा। मार्केट अभी मानसून को लेकर के चिंतित नहीं है, मगर 15-20 दिन के अंदर अगर मानसून रिट्रीट हो जाता है या फिर कुछ ऐसा मौसम में परिवर्तन आता है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में उससे करेक्शन आ जाएगा। तो अब अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो बाजार की इस तेज़ी में शायद ये सोच रहे हो कि मौका छूट गया हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कई पॉकेट्स जो शायद उनको खरीदने थे लेकिन अब महंगे हो गए हैं, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, ये बर्थडे स्पेशल हम इसको बोल रहे हैं। तो हमारा बर्थडे कब आता है? साल में एक बार आता है। जी हाँ, अब अगले साल वेट करेंगे बर्थडे आने का। आपको भी, आपका बर्थडे कब आता है कविता जी? 12 नवंबर। 12 नवंबर। हम 12 नवंबर। आपके बाद लक्ष्मी पूजा है। हाँ, तो लक्ष्मी पूजा दिवाली के दिन थे। पूरा हिंदुस्तान, आपका पूरी दुनिया में इस बार तो मैंने सुना कि दे आर प्लानिंग टू डिक्लेयर अ हॉलीडे इवन इन न्यूयॉर्क। अभी हालांकि लॉ नहीं बना है, तो पूरा दुनिया आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा इस बार। एक ही बार हुआ है साल में। पर अभी तो देखिए होने वाला है ना। तो दर्शक भी हमें भेजिएगा प्लीज़ बर्थडे ग्रीटिंग्स। कविता जी का बर्थडे 12 नवंबर को है, मैं भी डेट याद रखूंगा।
तो शो करते तो सीखने को मिलता है। आपका डेट ऑफ बर्थ पता लग गया, पर साल में एक बार आएगा जी करेक्शन, साल में एक बार से ज़्यादा आता है। जी तो अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी छूट गई है तो इंतज़ार करिए, मगर मुझे नहीं लगता है कि गाड़ी से उतरने का समय। ठीक है। तो गाड़ी छूट गई है तो इंतज़ार करिए, ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट, नई दूसरी बस आ जाएगी, पर ट्रेन से उतरने की डेस्टिनेशन नहीं आएगी। नहीं आई है। तो चलिए, इंतज़ार करने का समय है और कमाई करने का भी समय है। और क्योंकि आपने इतना बर्थडे का जिक्र किया और मुझसे रहा नहीं जा रहा, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जी हाँ। ठीक है, जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, पूरी टीम के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है, और वो सरप्राइज़ आता है। तब तक एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आप भी देखिए। जी हाँ। ये चलते हुए कहाँ से आ जाता है? नहीं डोंट एयर पे मत डाल देना, ब्लूपर न्यू ईयर का मेरा। तो ये है वो सरप्राइज जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और 30 जून को निकुंज सर का बर्थडे है और उसी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। निकुंज की नज़र पर पूरी टीम भी आ गई है। सब लोगों को आप पहचानते हैं, मिस्टर जी, कविता जी, अभिषेक जी, अनुराग जी, अंकुर जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चलिए सर, हमें गाना है सबको हैप्पी बर्थडे। शरद, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निकुंज सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए, तो हमने केक कटिंग सेशन तो कर लिया है और तमाम दर्शक अभी अगर चाहें तो निकुंज सर को विश कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बधाइयाँ डाल सकते हैं। लेकिन अब इतने शुभ मौके पर निकुंज सर हमारे साथ हैं और विशेष तो हम सब इनको दे रहे हैं, लेकिन कुछ रिटर्न गिफ्ट की भी। 45 साल के हो गए कविता जी। 50 का आंकड़ा 5 साल दूर है बस अब। 50 ईयर भी कम। सिर्फ नंबर की बात है, वो जी हाँ। सिर्फ नंबर है। आप ही कहते हैं हमेशा, ये आप ही से सीखा है। तो मेरा भी यही मानना है कि जो 19,000 का आंकड़ा सिर्फ नंबर है, हिंदुस्तान की तेजी खत्म नहीं हुई है। लेकिन रिटर्न गिफ्ट के मामले में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ चुनिंदा सेक्टर्स का जिक्र करें। उन सेक्टर्स में लीडर्स, अगर आप को लगता है कि लोगों को कमाई का मौका फिलहाल कोई दे रहा है, तो किन किन का नाम आप गिनाना चाहेंगे? क्या एनालिसिस आपको लगता है कि अभी फिट बैठ रही है इतने ऊंचे लेवल्स पर भी? क्योंकि दर्शकों को आपसे रिटर्न गिफ्ट तो चाहिए ही चाहिए, भले ही आप कितने भी उम्र के हो जाइए। देखिए, सबसे पहली टिप है कि डोंट कैंसिल योर सिप। हाँ, तो सबसे पहले एक बुनियादी डिस्क्लोजर की सिप अगर है तो डजेंट मैटर निफ्टी 16,000 है, 17,000 है, 19,000 है, 20,000 है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो कैंसिल करनी चाहिए, नंबर ठीक है। 1। नंबर 2, इस मार्केट को 1 साल, 3 साल और 5 ईयर प्लस में डिवाइड करते हैं। 1 साल में आपको कहाँ पर री रेटिंग देखने को मिल सकती है? तो 1 साल प्लस में मुझे लगता है चुनिंदा फार्मा शेयरों में री रेटिंग देखने को मिल सकती है। ओके। ठीक है। कुछ सेकंड, इस तिमाही नतीजे के बाद दिवाली के आसपास मुझे लगता है कि आईटी शेयर के अंदर एक ट्रेड ज़रूर आएगा, बिकॉज बाय दैट टाइम द वर्ल्ड वुड हैव सेटल्ड। तो मुझे लगता है कि चुनिंदा लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स दिवाली के आसपास उन पे नज़र जमा के रखनी चाहिए। ठीक है। री रेटिंग इस समय मुझे लगता है कि एक छोटी री रेटिंग कुछ महीनों के लिए इंश्योरेंस में हो सकती है। हमने पिछली बार एनबीएफसीज की बात करी थी, वहाँ पर हो सकती है। मुझे लगता है कि इस समय ऑटोज़ के अंदर हल्की फुल्की डी रेटिंग हो सकती है, बिकॉज ये स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं। अच्छा। इतना फंडामेंटली जब ट्रेड्स हम देख रहे हैं कि मेटल प्राइसेस हैव नॉट कम डाउन, इन्फ्लेशन इज़ नॉट डाउन, बेस इफेक्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑटो के अंदर मामूली डी रेटिंग आने वाले 3 से 6 महीनों में थोड़ी हो सकती है। ओके। 1 साल प्लस का अगर आप व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक सॉलिड थीम है। मुझे लगता है कि आपके जो एनर्जी ट्रांजिशन बिजनेसेस हैं
वो एक सॉलिड थीम है। ओके। मगर 3 साल प्लस का अगर आपको व्यू लेना है, 3 से 5 साल और 5 साल बियॉन्ड, तो इंडिया रोमांस क्या है जी? इंडिया रोमांस कंजम्पशन है। हाँ। अब वो FMCG के थ्रू आप जाएं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के थ्रू आप जाएं, या फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के थ्रू जाएं, या फिर AC कंपनी के थ्रू जाएं, मुझे लगता है दैट आपको कंजम्पशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर बेट करना पड़ेगा। ठीक है। 3 to 5 year plus में financial should be part of your portfolio because Indians will spend more, we will save more, and the markets, the economy will need more credit. तो 3 से 5 साल के लिए मुझे वो थीम लगता है। ठीक है। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी छोटा सेक्टर है, आने वाले 5 साल के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर हो जाएगा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स इस समय चल चुके हैं, तो ये बोलना इस समय मुश्किल है कि एंट्री पॉइंट आपको थोड़ा टाइमिंग करना पड़ेगा। 3 साल प्लस का अगर आप व्यू लेते हैं, तो मुझे अभी भी लगता है कि नीश IT कंपनीज में एक बड़ा आपको पक्का मौका मिल सकता है। तो कुछ थीम्स हैं जिसमें हम बात निरंतर करते रहेंगे। बिल्कुल। मगर क्या आपको 19,000 का आंकड़ा देख करके इस समय चिंतित होना चाहिए कि मार्केट गिरने वाला है? जी नहीं ना। क्या आपको दुखी होना चाहिए आपने रैली मिस कर दी? जी नहीं। ठीक है। क्या आपको रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस इस समय थोड़ी कम रखनी चाहिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए? जी हाँ। मुनाफा बांध लेना चाहिए कहीं से अगर जरूरत हो तो? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग क्या की जा सकती है? आपको हमेशा एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप उस पूंजी का क्या करेंगे? बिल्कुल सही। आपने प्रॉफिट बुक करा और पूंजी क्या आप दोबारा शेयर बाजार में लगाना चाहते हैं? हाँ। तो क्या आप शेयर बाजार को इतनी स्पष्टता से अगर टाइम कर पाएंगे तो ज़रूर करिए। मगर टाइमिंग द मार्केट अच्छे दिग्गज हमें बताते हैं कि वो इम्पॉसिबल है। 100% आप राइट नहीं लगा सकते। जो बोलता है आपको कि मैं हमेशा मार्केट के लो पर लेता हूँ, टॉप में लेता हूँ, मेरे हिसाब से वो आपको सही पिक्चर नहीं दे रहा है। सेकंड, अगर आप 15 से 20% वॉलिटिलिटी ले सकते हैं और आपके पास लंबी अवधि है, तो मेरे हिसाब से बिकवाली नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं और उस पूंजी को आप किसी और चीज़ में लगाना चाहते हैं, बिजनेस में लगाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं, FD में लगाना चाहते हैं, तो जी हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। मगर वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी नीड क्या है, आपके एपेटाइट क्या है, आपका टाइम फ्रेम क्या है। देखिए, हर जैसे हम बात कर चुके हैं कि जस्ट लाइक वन शू डज नॉट फिट ऑल। आपको जो राय आपके लिए आपकी ज़िंदगी की जो फैक्टर्स हैं और मेरी ज़िंदगी के फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो वो एक बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक टाइप मेरे हिसाब से आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम बाकी अर्थव्यवस्था को देखें जो दुनिया में है, US, UK, यूरोप, चाइना, इन सबको देखते हुए आपको लगता है कि FIIs का फ्लो फिलहाल, क्योंकि कोई विकल्प भी नहीं खास दिखाई दे रहा उनको, वो भारत की ओर बना रहेगा? मैं एक आंकड़ा देता हूँ आपको। हमने कोविड से मार्केट देखा है। कोविड के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2,80,000 करोड़ की बिकवाली करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4 लाख करोड़ की खरीदारी करी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2,80,000 करोड़ वापस आएगा, मगर भैया जो बेच के गए हैं उनको दुख कितना हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि अब वो दुखी मन से आ रहे हैं मगर वापस आ रहे हैं। दे रहा है दुरुस्त है मगर आ रहे हैं वो। और शायद यही दिखा रहा है कि अब ब्लॉक डील्स हो रही हैं, IPOs आ रहे हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं। आप देखिए GQG कैपिटल, अडानी के अंदर उन्होंने करीब 3-3.25 बिलियन डॉलर डाल दिया है। तो काफ़ी कंपल्शन है इस समय। तो अब आप इमेजिन करिए कि उन्होंने जो इतनी बड़ी बिकवाली करी है उसका 20% भी अगर रिवर्स हो गया, 20%, जब भी 10% भी रिवर्स हो गया, तो आराम से 30-35 हज़ार करोड़ पे आ सकता है। तो अभी तो मुझे लगता है दैट पैसा आना चालू हुआ है। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बाहर लगातार बनी रहे, लेकिन जाते जाते आखिरी सवाल तो पूछना बनता है, पार्टी कहाँ पर मिलेगी हमें? रिटर्न गिफ्ट का, पहले बर्थडे गिफ्ट कहाँ है मेरा? चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। उसका भी इंतजाम है। At my age, you know, I like to receive gifts. ठीक है। देखिए, आपको पता है ना, आप एज क्यों, आपको पता है आपकी उम्र क्यों बढ़ रही है। हाँ। तो आज मुझे सबसे पहला मैसेज एक म्यूचुअल फंड का आया। अच्छा। उसके बाद एक बैंक से आया, उसके बाद मेरे को एक इंश्योरेंस कंपनी का आया। तो अब शायद मुझे एहसास हो रहा है कि भाई अब आपकी उम्र बढ़ रही है और आपके दोस्त नहीं, अब आपके जो आसपास के लोग हैं वह आपको SMS नहीं भेजेंगे, बल्कि आपको बैंक उनसे पहले SMS भेज देंगे। नहीं, चलिए, गिफ्ट का भी इंतजाम है, पार्टी भी हम सर से लेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका और जन्मदिन की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। आप भी जो है हमें लगातार देखते रहे हैं YouTube